नमस्कार, मैं विनोद सेन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9-10 के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे वर्ण। आज उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मात्रा। इसके बाद पढ़ेंगे वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो देखिए, वर्ण के अंतर्गत हमने वर्ण की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा, ध्वनि की परिभाषा, ये सब पढ़ी। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये सभी परिभाषा उदाहरणों सहित आपको ठीक प्रकार से समझ में आई होंगी। इसी क्रम में आज हम लेते हैं मात्रा। ठीक है, तो देखिए, मात्राओं के बारे में हम छोटी क्लास से ही सुनते तो आ रहे हैं कि मात्रा कितने प्रकार की होती है, लेकिन मात्राओं के संबंध में कोई ज्यादा विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त नहीं की थी। आज मात्राओं के संबंध में थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, आप इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात आती है परिभाषा की। हम बात कर रहे हैं मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा की। मात्रा किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सिंपल, सीधी सी परिभाषा है, हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए क्या परिभाषा है। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। क्या होगी परिभाषा? किसी वर्ण के उच्चारण में, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सीधी परिभाषा है, आसानी से याद की जा सकती है। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब देखिए, बात आती है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, उच्चारण में लगने वाले समय को यदि आधार माना जाए, या यूं कहें कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार या के आधार पर मात्रा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होती है लघु मात्रा, जिसे ह्रीश्व के नाम से भी जाना जाता है, ह्रीश्व। और दूसरी होती है गुरु मात्रा, जिसे दीर्घ मात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा। ठीक है, अब देखिए, बात आती है कि लघु मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, लघु मात्रा किसे कहते हैं? तो सीधी सी परिभाषा है, वे मात्राएं या वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, वे ध्वनियां, ध्वनि कह सकते हैं हम इसको कॉमन रूप में। यदि इसकी परिभाषा की बात करें लघु मात्रा की, या ह्रीश्व
इसकी यदि परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण या ध्वनि जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, अल्प कह सकते हैं, कम कह सकते हैं, समय लगता है, वे कौन सी मात्राएं कहलाती हैं? ह्रीश्व मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है। दूसरा, दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा। तो देखिए इसकी क्या परिभाषा होगी? बिल्कुल लघु मात्रा की परिभाषा के विपरीत होगी, उल्टी होगी। दीर्घ यानी दुगना, ज्यादा समय लगे। परिभाषा क्या हो सकती है? वे वर्ण या ध्वनि जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगे, दुगुना। या यूं कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में ह्रीश्व से दुगुना समय लगे, ह्रीश्व से दुगुना समय लगे। वे दीर्घ मात्रा कहलाती हैं। वे दीर्घ मात्रा कहलाती है। ठीक है। आगे परिभाषा समझ में बिल्कुल सामान्य है, सीधी है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, आसानी से याद हो सकती है, एक बार में ही याद हो सकती है। देखो, मात्रा की परिभाषा की यदि हम बात करें तो किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ह्रीश्व मात्रा या लघु मात्रा और दूसरी होती है दीर्घ या गुरु मात्रा। ह्रीश्व या लघु मात्रा किसे कहते हैं? वे वर्ण या ध्वनियां जिनके उच्चारण में अल्प समय लगे, वे ह्रीश्व मात्रिक या लघु मात्रिक वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्ण या ध्वनियों के उच्चारण में दुगुना समय लगे या अधिक समय लगे, वे दीर्घ मात्रिक या गुरु मात्रिक वर्ण या ध्वनियां कहलाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं। बात आती है हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं। ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हालांकि जब हम स्वर पर आएंगे तो इसका विस्तृत रूप से वहां पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11। जबकि मात्रा कितनी होती है? मात्रा होती है 9। ठीक है। अब 9 मात्राएं कौन कौन सी होती है, कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले हम स्वरों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वर ही क्या है? मात्राएं होती हैं। तो हम पहले 11 स्वर लिखेंगे, उसके बाद हम 9 मात्राओं का निर्धारण करेंगे कि 11 स्वरों में 9 मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम स्वर, फिर उसके बाद मात्राओं का निर्धारण स्वतः ही हो जाएगा। तो देखिए, स्वर कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? ए, आ, ई, उ, री यानी ऋषि।
ए ऐ ओ औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर कितने हुए? 11। अब बात कर लेते हैं मात्रा की। मात्रा कितनी होती है? मैंने आपको बताया कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? 9। ठीक है, अब 9 मात्राएं कौन कौन सी होती है, कैसे होती है? देखिए, ए ध्वनि की कोई मात्रा नहीं होती, इसे इस प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद आ छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। ऋषि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ए ऐ ओ औ। ठीक है, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहेंगे कि साहब ऋषि की आपने मात्रा नहीं लगाई। तो देखिए, ये जो ऋषि है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ध्वनि हिंदी की नहीं होकर संस्कृत की है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो इसकी जो मात्रा है उस मात्रा को हम हिंदी में नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं? इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि इसकी जो मात्रा है, इस ऋषि की जो मात्रा है, यह मात्रा जब किसी वर्ण के साथ लगती है तो वह वर्ण हिंदी का नहीं होकर संस्कृत का गिना जाता है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं यहां पर हिंदी, इसीलिए हिंदी में इस मात्रा को स्वीकार नहीं किया गया। ऋषि की जो मात्रा होती है ये इसे स्वीकार नहीं किया गया है, इसे संस्कृत में स्वीकार किया गया है। यदि हिंदी के किसी वर्ण के साथ यह मात्रा प्रयुक्त होती है तो वह वर्ण या शब्द हिंदी का नहीं रहकर संस्कृत का माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में मात्राओं की बात हो रही है। हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? 9 होती है। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं। तो हिंदी में मात्राएं होती हैं 9। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी अन्य मात्राओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऋषि के बारे में संस्कृत का है लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से इस ऋषि जो स्वर है, री जो स्वर है, इसका संयुक्त रूप होता है रे प्लस ई बराबर री, जो कि हिंदी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे हमने लिखा ऋतु, ऋषि, ऋषभ, ऋचा, ऋण। यदि ये इस रूप में लिखे जाते हैं तो ये संस्कृत के होंगे, तत्सम कहलाते हैं। यदि इनके हिंदी रूप की हम बात करें, तद्भव रूप की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि इसका उच्चारण की दृष्टि से ये वाला रूप होता है तद्भव रूप, रे प्लस ई बराबर री। तो ऋतु को हम लिख सकते हैं ऋतु। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो, जैसे कुछ लड़कियां हैं, उनका नाम ऋतु होता है, लेकिन वो इस तरह नहीं लिख करके इस तरह लिख देती हैं। दोनों ही नामों को सही माना जाता है। ठीक है, यानी ये रूप भी सही है और ये रूप भी सही है। ठीक इसी प्रकार से ऋषि को, बहुत सारे लड़कों का नाम होता है ऋषि,
इस तरह नहीं लिखकर उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसका तद्भव रूप होगा। ऋषभ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऋचा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ऋण, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा इसकी इसके दो और रूप होते हैं, या दो और मात्राएं हम कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होती है ये, जो हमारे बड़ी ई के ऊपर इस तरह से ये लगा हुआ है, ठीक यही रूप होता है। जब ये रूप किसी वर्ण के ऊपर लगता है तो इस रूप को कहते हैं रेफ, रेफ की मात्रा। और इसका एक रूप यह होता है जो किसी वर्ण के नीचे लगता है, इसे कहते हैं पदेन की मात्रा। ठीक है। अभी उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये हो गए रेफ और ये हो गई पदेन की मात्रा। रेफ की मात्रा के उदाहरण जैसे मैंने लिखा धर्म, तो ऊपर जो ये मात्रा लगी हुई है ये रे की मात्रा है और इसका उच्चारण होगा धर्म, यानी ये जो मात्रा है वो रेफ की मात्रा है, ऋषि की ही एक मात्रा है। गर्व, शर्म, और भी लिख सकते हैं आशीर्वाद। ठीक है। और किसी भी शब्द के ऊपर दो बार भी प्रयुक्त हो जाती है, जैसे धर्मार्थ, अब यहां पर दो बार प्रयुक्त हुई है रेफ की मात्रा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से पदेन की मात्रा होती है जो किसी वर्ण के नीचे लगती है। रेफ की मात्रा के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसका उच्चारण किसी भी शब्द में जब होता है, इसका प्रयोग जब किसी भी शब्द के साथ होता है, तो जिस वर्ण के ऊपर ये लगी हुई है उस व्यंजन ध्वनि से पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे धर्म, तो इसका उच्चारण में से पहले हुआ, धर्म, रे का उच्चारण में से पहले होता है। जबकि जो पदेन की मात्रा होती है, इसका जो उच्चारण होता है वो ये जिस वर्ण के साथ प्रयुक्त हो रही है उस व्यंजन ध्वनि के बाद इसका प्रयोग या इसका उच्चारण होता है। जैसे क्रम। ठीक है। अब इसमें इस क्रम का हम उच्चारण करेंगे तो पहले उच्चारण होगा कै का, फिर बाद में होगा रे का। क्रम, कै का उच्चारण पहले हो रहा है, आप करके देख सकते हैं। क्रम, कै का उच्चारण पहले और रे का उच्चारण बाद में। एक बात और, इन दोनों ही मात्राओं के संबंध में छोटी सी एक और जानकारी कि रेफ की जो मात्रा होती है, यानी जो रे किसी भी वर्ण के ऊपर लगा हुआ है, ये आधा होता है, यानी स्वर से रहित होता है। जबकि जो रे की पदेन मात्रा है ऋषि की, जो किसी वर्ण के नीचे लगी होती है, यह रे पूरा होता है। जिस वर्ण के ये साथ लगा हुआ है वह वर्ण आधा होता है। जैसे इस क्रम के बारे में ही हम पूरी व्याख्या करें, इसकी व्युत्पत्ति करें, तो देखिए के हलंत से युक्त है, आधा है, रे पूरा है, तब जाकर क्या बनेगा क। ठीक है। तो इस तरह से जहां तक मैं मानता हूं आपके आसानी से समझ में आई होंगी मात्राएं, मात्राओं की परिभाषा, मात्राओं के प्रकार, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, ऋषि की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। यदि ऋषि की मात्रा जब किसी वर्ण के साथ प्रयुक्त हो जाती है तो वह हिंदी का नहीं होकर संस्कृत का माना जाता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं वर्णमाला की। मात्राएं आपके ठीक प्रकार से समझ में आ गई होंगी।
इनका सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो हिंदी का जो बेसिक है, सामान्य ज्ञान है व्याकरण संबंधी, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम वर्णमाला की। ठीक है, वही परिभाषा की बात आती है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमको कुछ भी याद नहीं है, फिर भी हम इसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे वर्ण के साथ क्या जुड़ा हुआ है? माला। माला तो आपने देखी होंगी, फूलों की माला, गुलाब की माला, मोगरा की माला, चमेली के फूलों की या विभिन्न प्रकार के फूलों की माला है। ठीक है, तो जिस प्रकार से फूलों की माला होती है, ठीक उसी प्रकार से वर्णों की भी माला होती है। अब इसकी एक व्याकरणिक परिभाषा की हम बात करें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। वैसे सामान्य रूप से वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा। लेकिन एक व्याकरणिक परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वर्णमाला की एक व्याकरणिक परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला की व्याकरणिक परिभाषा होगी वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो इसी आधार पर, हालांकि सूत्र हम गणित में पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, हिंदी में भी यहां पर एक सूत्र काम करता है, स्वर प्लस व्यंजन बराबर क्या होता है? वर्णमाला। यानी जो वर्णमाला जो होती है वह स्वर और व्यंजनों का क्या होती है? योग होती है, प्लस होता है। ठीक है, यानी वर्णमाला में 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, देखिए अब हम आगे बात करते हैं, इस पूरी परिभाषा की व्याख्या करते हैं। देखिए परिभाषा क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आ रही है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, तो आपने समझ ही लिया और समझा देंगे। ठीक है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित आप जानते हैं, क्रमबद्ध यानी क्रम से बंधा हुआ, व्यवस्थित यानी एक निश्चित व्यवस्था में जब कोई बात कही जाए या कोई व्यवस्था की जाए उसको कहते हैं व्यवस्थित रूप। तो देखिए वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, यानी समूह कैसा होना चाहिए? वर्णों का क्रमबद्ध होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। अब देखिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित कैसे होता है। वर्णमाला आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, 5वीं 6ठी क्लास से ही आप वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, और छोटी क्लास से भी पढ़ लेते हैं। आजकल छोटी क्लास जिसमें यूकेजी एलकेजी से ही आजकल वर्णमाला है वो प्रारंभ कर दी जाती है। तो देखिए वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह क्या है, तो इस समूह को आज हम समझ लेते हैं। क्रमबद्ध यानी क्रम से बंधा हुआ। अब आप ठीक प्रकार से जानते हैं खूब अच्छी तरह से कि
वर्णमाला लिखते समय हमें किस क्रम को ध्यान में रखकर वर्णमाला लिखी जानी चाहिए। देखो, तो वर्णमाला लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? स्वर। लिखते हैं नहीं लिखते? सबसे पहले लिखते हैं हम स्वर, और फिर उसके बाद लिखते हैं हम क्या? व्यंजन। तो ये तो क्या हुआ? क्रमबद्ध, क्रम से बंधा हुआ। ऐसा तो है नहीं कि पहले आपसे कहा जाए कि आप वर्णमाला लिखकर दिखाइए और आप सबसे पहले लिख देंगे व्यंजन, फिर उसके बाद लिखेंगे स्वर। तो कोई भी देखने वाला है वो क्या कहेगा कि ये क्या लिखा आपने? ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो सीधा कब माना जाएगा? जब आप पहले स्वर लिखेंगे फिर उसके बाद व्यंजन लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये तो हुआ क्रम से बंधा हुआ। तो इस क्रमबद्ध को और व्यवस्थित को आज हम समझ लेते हैं। हिंदी में स्वर कितने बताए थे मैंने आपको? 11। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो है स्वर। इसके अलावा दो और ध्वनियां हैं जो हमें वर्णमाला लिखते समय लिखनी पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है ना? इन्हें कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। आया समझ में? क्रमबद्ध यानी क्रम से बंधा हुआ। सबसे पहले लिखा हमने स्वर, और स्वरों के साथ दो ध्वनियां और हमें लिखनी है जो हमने लिख दी है अनुस्वार और विसर्ग। यदि हम इसे नहीं लिखते हैं तो हमारी वर्णमाला अधूरी मानी जाती है, इसलिए इन दो ध्वनियों को लिखना भी अनिवार्य है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि साहब आपने ये जो ऐसे लेकर औ तक ये जितने भी स्वर हैं, इन सभी स्वरों को एक ही आकार में लिखा है, जबकि ये दोनों ध्वनियां हैं इनको बड़े आकार में लिखा है। इसका क्या कारण है? तो इसका भी एक छोटा सा कारण है, उसको मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो, तो हम चर्चा करते हैं आगे व्यंजन की। ठीक है, अब क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रम से बंधा हुआ हो गया, पहले स्वर फिर बाद में व्यंजन। अब व्यवस्थित कैसे होगा? व्यवस्थित ऐसे होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से होते हैं? कैचे टेते पे, कैचे टेते पे, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, इन 5 वर्गों में जितने व्यंजन हैं वो सब 5-5 होते हैं, यानी कै, खे, ग, घ, अणे। अणे नहीं, इसको नंग कहते हैं वैसे, लेकिन हम अणे का उच्चारण कर देते हैं। ठीक है, च के बाद छ, ज, झ, इसको भी हम अणे कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है न। ट के बाद ठ, ड, ढ, अणे, इसका उच्चारण होता है अणे। ते के बाद थे, दे, धे और ने। ते के बाद फे, बे, भे, में। ठीक है, इसके अलावा ऊष्म, अंतस्थ 4 ध्वनियां होती हैं, वो अंतस्थ कहलाती हैं। य, र, ल, व। और 4 ध्वनियां कहलाती है ऊष्म। श, श, है। ठीक है, तो यहां तक होती है हमारी वर्णमाला। अब आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए वर्णमाला की बात हो रही है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। 44 कैसे होती है? स्वर कितने होते हैं? 11। ये स्वर नहीं है। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। इनका सबका योग होता है 44, यानी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44। ठीक है, 11 हो गए स्वर यहां तक। 25 इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए ऊष्म, यानी ये मिलाकर होते हैं 25 और 8 33। ठीक है, 33 + 11 = 44।
तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। ठीक है ना। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये आपने अलग क्यों लिखे हैं। तो देखिए, ये स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो व्यंजन होती है, और ये स्वर नहीं होने के कारण, हालांकि लिखे स्वरों की पंक्ति में जाते हैं, लेकिन स्वर नहीं होने के कारण ये बिल्कुल भिन्न रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आप कोई चार्ट देखें, बच्चों की वर्णमाला की कोई छोटी किताब देखें, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनको अलग क्यों लिखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनको ए योग वाह कहते हैं। ए यानी नहीं, योग मानी जोड़, और वाह यानी वहन करना, यानी ले जाना। ठीक है। यानी हिंदी वर्णमाला लिखते समय हम इन्हें लिखते तो हैं, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि विद्वानों ने ये लिख दिया। तो हिंदी वर्णमाला लिखते समय हम इन्हें लिखते तो हैं, लेकिन वर्णमाला की संख्यात्मक गणना में इन्हें गिना नहीं जाता है। इसीलिए ये जितने भी स्वर हैं 11, यहां से लेकर यहां तक, ये सब एक ही आकार के होंगे, और ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों या तो आकार में बड़े होंगे या छोटे होंगे, या फिर यह कह सकते हैं कि ये सभी एक ही रंग में रंगे होंगे और ये दोनों एक जैसे रंग में रंगे होंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात। अब बात करते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या की बात। अभी आप पूछ सकते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि साहब वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपने बता दी, अब हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। 33, 11, 44, यहां तक तो आप क्लियर है। फिर उसके बाद 44 के बाद दो इनको हम काउंट करेंगे, हम टोटल हिंदी की बात कर रहे हैं। तो 44 के बाद 45, 46। इसके बाद दो और ध्वनियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ड़ और ढ। ठीक है ना। इनको उत्क्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ठीक है। तो देखो, अब आप कहेंगे कि साहब इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कोई खास फर्क? तो देखिए, इनमें खास फर्क है नीचे ये लगने वाली बिंदी। ठीक है। इनका उच्चारण होगा डे ढे, इसका उच्चारण होगा ड़े ढे, डे ढे, ड़े ढे। ठीक है। दो काउंट ये हो गए। देखिए, 44, 45, 46, 47, 48। इसके अलावा अब 4 और कौन से व्यंजन बचे हैं? तो 4 व्यंजन हमारे बचे हैं ये, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है। तो इस तरह से इन सभी को यदि काउंट किया जाए, इन सभी को गिना जाए, तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। एक चीज और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ड और ढ, और ये हैं ड़ और ढ। इन दोनों ध्वनियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदी में कोई भी शब्द इन दोनों से प्रारंभ नहीं होता है। जिनके नीचे बिंदी लगी हुई इनसे प्रारंभ नहीं होता। यदि इन बिंदी लगे दोनों प्रकार के वर्णों से हिंदी में कोई भी शब्द प्रारंभ होता है तो वह अशुद्ध माना जाएगा। इन दोनों से प्रारंभ हो सकता है और होता है, लेकिन इनसे प्रारंभ नहीं होगा। इनका दोनों का प्रयोग किसी भी शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। ठीक है। जैसे इनके बारे में बात करें, मैं लिखूं डमरू, बिल्कुल सही है, शुद्ध है। ढक्कन सही है।
यदि मैं लिखूं रमरू तो ये हो जाएगा अशुद्ध, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अशुद्ध। ढक्कन ये क्या हो जाएगा अशुद्ध। इस तरह से इसे नहीं लिखा जाता। इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग किसी भी शब्द के मध्य में अंत में होता है, जैसे पढ़ाई ये शुद्ध है, चढ़ाई, उड़ान, ठीक है। तो वर्णमाला आपके ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सरलतम तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये आगे मैंने टॉपिक डाला हुआ है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात हो रही थी, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यदि पूरी हिंदी की बात करें कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 52, ठीक है, जो मैंने आपको अभी स्पष्ट कर दिया है। यानी 33, 11, 44 ये वर्णमाला के वर्ण है। इसके अलावा 2 अयोगवाह, 2 उच्छिप्त और 4 संयुक्त व्यंजन, इस तरह से मिलाकर के और संपूर्ण हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 52, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्वर। अब स्वर की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, स्वर, इस स्वर की हम बात करें तो स्वर 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस अर। सु का अर्थ होता है स्वतः ही, स्वतः ही या अपने आप। अर का अर्थ होता है उच्चरित होना, उच्चरित होना, ठीक है। सु का अर्थ होता है स्वतः ही या अपने आप। उ का अर्थ होता है, अर का अर्थ होता है उच्चरित होना, ठीक है। अर्थात अब इसकी एक सामान्य परिभाषा की यदि हम बात करें तो सामान्य परिभाषा क्या होगी? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको इसकी व्याख्या करके बताई, वहीं से इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं कि वे ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चरित हों, वे ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चरित हों, वे ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चरित हों, स्वर कहलाती है, ठीक है। या फिर दूसरी परिभाषा, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं, ठीक है। सीधी सी परिभाषा है, वे ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चरित हों स्वर कहलाती हैं, या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अब स्वरों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं, ठीक है।
अब देखिए, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने होते हैं ये तो आप जानते हैं कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। ठीक है, अब देखिए, मूल स्वरों को लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, आदिम स्वर या पुरातन स्वर या प्राचीनतम स्वर या अन्य नाम है माहेश्वरी स्वर आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया संधि स्वर, इसे दीर्घ या गुरु, दीर्घ अथवा गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम मूल स्वर। इसकी परिभाषा की बात करें कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए, वे स्वर जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं मूल स्वर कहलाते हैं। सबसे पहले उद्भूत होने के कारण इन्हें आदिम स्वर, प्राचीन स्वर या पुरातन स्वर भी कहा जाता है। इनका एक और अन्य नाम है माहेश्वरी स्वर। तो माहेश्वरी स्वर क्यों कहते हैं? ऐसा माना गया है कि भगवान शिव के डमरू से उद्भूत होने के कारण इन्हें माहेश्वरी स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 4। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और ऋषि। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा आप जानते हैं। संधि किसे कहते हैं? योग को, जोड़ को, समझौते को। जब दो ध्वनियां आपस में समझौता कर लेती हैं, योग कर लेती हैं, तो दो ध्वनियों के संयोग से जिस एक नई ध्वनि की रचना होती है या नई ध्वनि का जन्म होता है, वे ध्वनियां संधि ध्वनियां या वे स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। दो अलग अलग स्वरों के योग से जिन नए स्वरों की उत्पत्ति होती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। दो अलग अलग स्वरों के योग से जिस नए स्वर की उत्पत्ति होती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब देखिए 4 और 7 कितने हुए? 11। अब संधि स्वर हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है। दीर्घ, जैसा कि आप जानते हैं, जब 2 समान ध्वनियां या समान स्वर मिलकर एक नए स्वर की रचना करते हैं तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ाऊ। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है। संयुक्त स्वर यानी 2 अलग अलग ध्वनियां या 2 अलग अलग प्रकृति के स्वर जब आपस में मिलकर एक नए स्वर या नई ध्वनि की रचना करते हैं तो वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? देखिए, ए प्लस ई बराबर ए,
ए प्लस ए बराबर आई, इसका उच्चारण होगा आई, ए इसका टू आई, ए प्लस उ इसका टू औ, और ए प्लस औ बराबर औ। ठीक है, तो इनकी संख्या हुई कितनी? 4। कुल मिलाकर जो संधि स्वर हैं इनकी संख्या कितनी हुई? 4 और 3 7, 4 और 3 7। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा जो यहां तक का टॉपिक है ये यही फिनिश होता है। जहां तक मैं मानता हूं आपको मात्राएं, वर्णमाला और वर्णमाला में स्वर हैं ये ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। स्वर की परिभाषा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वो आपके समझ में आ गए होंगे, मूल स्वर और संधि स्वर। फिर मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। इस प्रकार से आज हमारा ये स्वर का टॉपिक है वो फिनिश होता है। अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।